नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका YouTube चैनल पीएस एजुकेशन हब में। और आज हम निष्ठा प्रशिक्षण के मॉड्यूल 2 जो है कोर्स दूसरा स्वस्थ विद्यालय परिवेश निर्मित करने के लिए व्यक्तिगत सामाजिक योग्यता विकसित करने के संबंध में हम एक डायरी देखेंगे कि डायरी किस प्रकार नोट्स किस प्रकार बना सकते हैं। और यह भी जानेंगे कि इस कोर्स में जो कठिनता है, जो चीज़ समझ में नहीं आई है, उसको हम सरल रूप में कैसे जान सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जानकारी देंगे कि ये जो नोट्स बनाए हैं ये किस शिक्षक के माध्यम से बनाए गए हैं। तो हमारे देश जो प्रदेश है, इसमें बहुत से ऐसे शिक्षक साथी हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर नवाचार कर रहे हैं एवं शिक्षा को एक नवीन दिशा प्रदत्त कर रहे हैं। इन्हीं में से एक हैं श्री प्रदीप त्रिपाठी जी, जो कि उमरिया ज़िले से हैं और बहुत ही निष्ठावान शिक्षक हैं। और उन्होंने जो यह डायरी बनाई है, बहुत ही अच्छे और सुंदर तरीके से बनाई है, स्वच्छ तरीके से बनाई है, जो अन्य शिक्षकों का मार्गदर्शन भी करती है कि हम किस प्रकार निष्ठा जो है प्रशिक्षण उसमें शिक्षक डायरी बना सकते हैं। तो इस डायरी को हम संक्षेप में जानेंगे और यह भी देखेंगे कि इस मॉड्यूल में हमें क्या-क्या चीज़ें पढ़ना और समझना है। तो वीडियो को अंत तक देखें और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए देखते हैं जो डायरी त्रिपाठी जी ने बनाई है वह कैसी है और किस प्रकार शिक्षकों का मार्गदर्शन करती है। तो आइए चलते हैं जानकारी की ओर। तो आप देख रहे हैं यह है कोर्स 2 स्वस्थ विद्यालय परिवेश निर्मित करने के लिए व्यक्तिगत सामाजिक योग्यता विकसित करना। और सबसे पहले हम यहाँ पर हेडिंग डाल के लिख सकते हैं स्वस्थ विद्यालय परिवेश से परिचय। मॉड्यूल में हमारे सीखने की यात्रा प्रारंभ होती है मॉड्यूल विवरण के साथ परिचय, उसके बाद मॉड्यूल विषय वस्तु, उसके बाद हम सारांश देखेंगे। सारांश में आप जो है वो जितनी भी चीज़ें आपने पढ़ी है उसको संक्षेप रूप में एक बार फिर से देख सकते हैं। फिर है पोर्टफोलियो गतिविधि, जो गतिविधि हमें करनी है। फिर उसके बाद अतिरिक्त संसाधन और लास्ट में है प्रश्नोत्तरी। इस प्रकार यह मॉड्यूल हम पूर्ण करेंगे। इस मॉड्यूल का जो उद्देश्य है वो इस प्रकार है कि इस मॉड्यूल के द्वारा हम निम्न कार्यों में सक्षम हो जाएंगे। नंबर 1 क्या है कि व्यक्तिगत सामाजिक गुणों के बारे में समझ। दूसरा, कक्षा में मार्गदर्शन देने के लिए ज़रूरी गुणों व कौशलों का विकास करने में। और तीसरा है कक्षाओं में ऐसा परिवेश निर्मित करने में जहां सभी छात्र महसूस करें कि उनका ध्यान रखा जा रहा है, उनका आत्मविश्वास जागृत हो सके तथा वे दूसरों की भलाई के लिए तत्पर हों। तो मेन बात यही है कि कक्षाओं में ऐसा वातावरण निर्मित करना है जहाँ पर छात्र जो है वो अपने आप को आत्मविश्वास से और अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके, ऐसा वातावरण हमें निर्माण करना है। छात्र ये ना भय में रहे कि अब उसे कोई डांटेगा, कोई मारेगा, उसमें छात्र भयभीत होते हैं और ठीक से जो कार्य हैं वो स्कूल में नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार उनके व्यक्तिगत और सामाजिक गुणों के बारे में हम समझेंगे। साथ ही शिक्षकों को भी अपने व्यक्तिगत और सामाजिक गुणों को उन्नत करना है। कुछ ऐसे इसमें वीडियो भी हैं जहाँ पर आपसी जो मतभेद होते हैं शिक्षकों के बीच उनको भी सुलझाने के तरीके इसमें बताए गए हैं। और किस प्रकार जो शिक्षक है यदि वो मन में यदि तनाव लेकर के कार्य करते हैं तो अपना कार्य ठीक तरीके से नहीं कर पाते। फिर सामग्री की रूपरेखा, इसमें क्या सामग्री रहेगी। समझ विकसित विकसित करें, विद्यालय में दृष्टिकोण लेने, शिष्य पालकों को समझाना। और जो बच्चे हैं बच्चों के पालकों तक को जो है वो शिक्षकों को समझाना अनिवार्य रहता है। व्यक्तिगत सामाजिक गुणों और अवसरों को समझना। अगला है विद्यालय कक्षा में एक स्वस्थ परिवेश प्रदान करने के लिए ज़रूरी गुण और कौशल। संवेदनशीलता, देखभाल, विश्वसनीयता, सकारात्मक दृष्टिकोण, प्रभावी संप्रेषण कौशल और परानुभूति। तो ये जो गुण हैं इनके बारे में हम अच्छे विस्तृत रूप से इस मॉड्यूल में जानेंगे। नंबर 1 संवेदनशीलता। संवेदनशीलता क्या होती है। और संवेदनशीलता तो हमने काफ़ी बार ये शब्द भी सुना है। संवेदनशीलता एक प्रकार से जो व्यक्ति के अंदर भाव होते हैं जिससे वो दूसरे की स्थितियों को पहचान सकता है, वह संवेदनशीलता होती है। जैसे कई बार हमने देखा कि कुछ यदि जो जानवर भी हैं, पालतू पशु हैं, जिन्हें हम पालते हैं और यदि उन्हें कहीं चोट खरोच भी लग जाती है तो हमें दुःख होता है और हम उसकी मदद करते हैं। संवेदनशीलता यह गुण हो प्रदर्शित करती है। और जिनमें संवेदनशीलता नहीं होती तो उन्हें उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एक शिक्षक के जीवन में संवेदनशील होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि वो अपने आस-पास हो रही घटनाओं के बारे में, साथ ही जो नवीन विद्यार्थी शाला में आए हैं उनके प्रति संवेदनशील रहे, उनकी भावनाओं को समझे। फिर देखभाल तो एक ऐसा शब्द है जो शिक्षक के लिए बहुत
बहुत महत्वपूर्ण है कि वो बच्चों की देखभाल उसके लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। विश्वसनीयता भी होना चाहिए। छात्र शिक्षक के मध्य में विश्वसनीयता ही एक बहुत बड़ा प्रमुख गुण होता है। फिर सकारात्मक दृष्टिकोण होना ज़रूरी है। सकारात्मक दृष्टिकोण केवल छात्रों के प्रति ही नहीं, अपितु जो बच्चे हैं और बच्चों के अभिभावक हैं और समाज के प्रति भी सभी लोगों के सकारात्मक दृष्टिकोण होना चाहिए। और सबसे मेन चीज़ होती है प्रभावी संप्रेषण। जो आप संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेट करते हैं, अपने भाव व्यक्त करते हैं, वो संप्रेषण कहा गया है और वो प्रभावी होना चाहिए। चाहे आप वो वर्बल हो, वर्बल यानी आप बोल कर के किसी बात को कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये नॉन वर्बल संप्रेषण भी होते हैं जिन्हें आप बिना बोले केवल आँखों के माध्यम से, इशारों के माध्यम से अपनी बात दूसरों तक पहुँचा देते हैं। इस प्रकार के कौशल और परानुभूति एक प्रकार की दूसरों के प्रति अनुभूति होती है कि दूसरा क्या महसूस कर रहा होगा। जैसे कोई बात हम बिना सोचे समझे किसी से कह देते हैं और सामने वाला उसे क्या दुख प्रकट करता है या वो अंदर ही अंदर किस चीज़ को सोचता है। तो कभी हम इसकी जगह अपने आप को रख कर के देखें कि यदि मान लो कोई व्यक्ति हमसे इस प्रकार की बात कहता तो हमें क्या महसूस होता। तो ये एक परानुभूति है। जब हम परानुभूति को बहुत अच्छे तरीके से जानने लगेंगे तो कोई भी बात हम किसी से भी करेंगे तो हम उसको बोलने से पहले अच्छे से सोच के बोलेंगे कि इस बात का हमारे सामने वाले के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। यदि उसकी जगह हम होते तो हमें कैसा लगता है। ये एक प्रकार से परानुभूति होती है। फिर शारीरिक और भावनात्मक रूप से सुरक्षित और स्वस्थ परिवेश के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जैसे शिक्षा और शिक्षकों से संबंधित जानकारी आपको आपके मोबाइल पर प्राप्त हो जाए। सबसे पहले ये जो रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा है इसको आप क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये सब्सक्राइब हो जाएगा। ये घंटा जो दिख रहा है यहाँ पर बेल आइकन, इसके ऊपर क्लिक करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हैं। उसके बाद एक यहाँ पर ये शेयर का भी बटन आपको दिखता है जहाँ पर एक तीर का निशान बना हुआ है। इस शेयर की बटन को भी आप क्लिक करके और आप अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को साझा कर सकते हैं। फिर देखेंगे सुरक्षित और स्वस्थ विद्यालय परिवेश निर्माण हेतु व्यक्तिगत व सामाजिक योग्यता का विकास। व्यक्तिगत और सामाजिक गुण वह है जो हमें अपने व्यक्तिगत, पेशेवर और सामाजिक जीवन में संबंधों को समझने तथा उन्हें स्वस्थ व प्रभावी बनाने में मदद करता है। इनसे हम सीखेंगे कि कैसे इन दूसरों के प्रति हम खुले मन से उनका विश्वास करें, उनके बन सकें। और इन गुणों को पोषित करने का मुख्य उद्देश्य स्कूल कक्षा में एक स्वस्थ वातावरण तैयार करना। यहाँ पोषित शब्द जो आया है, पोषित शब्द जो होता है कि बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आप यहाँ यदि उसको विकसित करके मान के चलें कि हम इन गुणों को विकसित करने का मुख्य उद्देश्य स्कूल कक्षा में एक स्वस्थ वातावरण तैयार करना है, यानी किसी के अंदर किसी गुणों को भरना, वो पोषित शब्द यहाँ पर लिया गया है। और फिर अगला है पाठ्यक्रम सामग्री के 3 भाग हैं। पहला भाग है यह भाग विकसित करेगा जिसमें 4 हिस्से हैं। परिप्रेक्ष्य लेने में समझ, दूसरा है व्यक्तिगत सामाजिक गुणों की समझ, तीसरा है व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का पोषण और चौथा है सीखने सिखाने वालों की समझ। फिर दूसरा भाग इसका यह है, इस भाग में भी 5 व्यक्तिगत सामाजिक गुणों के बारे में बताया गया है और पोषण को केंद्रित किया गया है। पोषण का मतलब किसी चीज़ को कैसे हम उस व्यक्ति के अंदर बिल्ड करेंगे। तीसरा भाग जो है यह भाग है स्कूल कक्षा में शारीरिक भावनात्मक रूप से सुरक्षित वातावरण बनाने में जागरूक करता है कि स्कूल और कक्षा का जो वातावरण है उसमें शारीरिक भावनात्मक रूप से सुरक्षित कैसा रह पाएगा बच्चा। और फिर जो है व्यक्तिगत सामाजिक कौशल विकसित करने के जो आधार हैं वो इस संसार में किसी भी व्यक्ति, स्थिति या व्यवहार को अलग अलग लोगों के द्वारा अलग अलग तरीक़ों से समझा जाता है। यानी जितना भी लोग होते हैं संसार में, उनके जो व्यवहार होते हैं, उनकी जो स्थितियाँ होती हैं, उसको अलग अलग प्रकार से देखा जाता है। जैसे कि हमारे घर में या परिवेश के जो लोग हैं, उनके सोचने समझने का ढंग हम सबसे भिन्न होता है, यानी सब अलग अलग सोचते हैं, समझते हैं। अब हम अपने अतीत के अनुभवों, मान्यताओं, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के आधार पर चिंतन या विचार करते हैं। जैसे कि बच्चों को पानी या आम के बारे में सोचने को कहा जाए तो वे अलग अलग बातें सोचेंगे। सबसे पता करने पर कई विचार निकल कर आएंगे। ये सभी विचार या वाक्य सही हैं। जैसे कि 6 की आकृति जब हम देखते हैं तो एक व्यक्ति जब वो देख रहा है तो सामने से उसको 6 दिखेगा और जब वही अपोजिट साइड से देखेगा तो हो सकता है कि उसको 9 दिख रहा हो। इस प्रकार है तो वो एक ही वर्ड, लेकिन दोनों का जो नज़रिया होता है वो अलग
अलग अलग होता है, लेकिन अपने स्थानों पर दोनों सही भी हो सकते हैं। इसी प्रकार संसार में हम सभी का जो है किसी भी चीज़ के प्रति जो दृष्टिकोण है वो अलग अलग होता है। सबके प्रति संवेदनशील होना चाहिए, दूसरों की सराहना भी करनी चाहिए, सबकी भावनाओं को समझना चाहिए तथा स्वस्थ वातावरण का निर्माण करना चाहिए। स्कूल कक्षा में व्यक्तिगत सामाजिक गुणों की भूमिका क्या होती है कि प्रत्येक व्यक्ति किसी विषय में अपने विचार को अपने अनुभव, शिक्षा, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक पृष्ठभूमि के आधार पर व्यक्त करता है। ये सभी कारक चिंतन को बढ़ावा, अभिनय, प्रतिक्रिया को समझने के लिए सहायक होते हैं। ये सभी सकारात्मक कारक दूसरों को समझने, उनकी भावनाओं को पहचानने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। इसी तरह विद्यालय में भी शिक्षकों और छात्र दोनों एक दूसरे को समझने, जानने की सराहना करते हैं। साथ में दोनों के व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का बहुत बड़ा योगदान रहता है, जिससे एक स्वस्थ कक्षा व परिवेश का निर्माण होता है। तो कहने का मतलब यह है कि शिक्षक और छात्र दोनों ही जो हैं उनके व्यक्तिगत और सामाजिक गुण जो होते हैं वो किसी स्वस्थ विद्यालय को बनाने के लिए एक अहम भूमिका निभाते हैं। फिर हम यहाँ समझेंगे कि व्यक्तिगत सामाजिक गुण क्या हैं। तो विद्यालय छात्रों के जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। छात्रों को विद्यालय में कई अनुभव मिलते हैं, खासतौर से कक्षा शिक्षण, निर्देश, सफलता असफलता, छात्रों, शिक्षकों व प्रधान पाठक से बातचीत करने का ढंग। स्कूल का वातावरण छात्रों के लिए उनके व्यक्तिगत सामाजिक गुणों को विकसित करता है, जो उसके अधिगम और व्यवहार को प्रभावित करता है। बच्चों में स्कूली जो जीवन है उसमें भावनाएं विकसित करना भी बहुत आवश्यक होता है। सकारात्मक भावनाएं जैसे कि खुशी, उत्साह आदि प्रेरणा को बढ़ाती है। वहीं नकारात्मक भावनाएं जैसे क्रोध, उदासी और रोष, असुरक्षा, सजा का डर, उपहास, लांछन लगाना आदि प्रेरणा से ध्यान को हटाती है। कहने का मतलब ये है कि हम बच्चों को सिलेबस तो पढ़ाते ही हैं, पाठ्यक्रम तो पढ़ाते ही हैं, साथ साथ कुछ उसमें नैतिक गुणों का भी जो है वो हमको पोषण करना चाहिए, समावेशन करना चाहिए, जिससे जो बच्चा क्रोध है, उदासी है या उसको गुस्सा आ रहा है, असुरक्षा महसूस कर रहा है, तो ये चीज़ें बच्चों के मन से हट जाना चाहिए। छात्र भावनाओं के साथ कक्षा में आते हैं और पूर्वाग्रह भी रखते हैं। पूर्वाग्रह से मतलब ये है कि वो एक प्री टेंडेंसी होती है उनके मन में कि हम जाएंगे स्कूल में तो हो सकता है हमको डांट पड़े या हमारी किसी से लड़ाई हो जाए, इस प्रकार की भावनाएं उसके मन में रहती हैं। अतः शिक्षक को यह समझना चाहिए कि छात्रों को सुरक्षित महसूस कराने के लिए सकारात्मक कक्षा का वातावरण बनाए। जब शिक्षक बच्चों का हाल बड़े ही सरल व प्रेम भाव से पूछते हैं तो वे अपने आप को भावनात्मक रूप से बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं। इस प्रकार ऐसी बातों को हम यहाँ पर लिख सकते हैं और जान सकते हैं। अगली है कि पाठ्यक्रम और स्कूल की कई गतिविधियों से व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का पोषण। कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो हम अपने साल स्तर पर कर सकते हैं, जिससे कि जो बच्चे हैं वो एक दूसरे से हिल मिल सकें और उनके अंदर व्यक्तिगत और सामाजिक गुणों का पोषण हो। ये यहाँ पर हम आपके पास जो मॉड्यूल है जिसमें से आप देख के पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, वहाँ से आप शॉर्ट नोट्स बनाकर किस प्रकार लिख सकते हैं। एक पुस्तकालय भी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। वहाँ पर हम कहानियाँ, चित्र हैं, कई चीज़ों के माध्यम से बच्चों में चर्चा करते हैं। पुस्तकालय के माध्यम से बच्चे एक दूसरे से अटैचमेंट भी लेते हैं और कई प्रकार की विभिन्न जानकारियाँ बच्चे प्राप्त करते हैं। प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों की समझ के बारे में भी हम यहाँ पर जानेंगे कि शिक्षक छात्रों के व्यक्तिगत सामाजिक गुणों की अवलोकन करते हैं, उनकी शैक्षणिक, व्यक्तिगत, सामाजिक, भावनात्मक ज़रूरतों से परिचित होते हैं ताकि वे उनकी निम्न ज़रूरतों को पूरा कर सकें। सबसे पहला क्या है, घर और प्ले स्कूल से औपचारिक शिक्षा तक के बदलाव को सहज बनाना, स्कूल में अन्य लोगों के साथ समायोजन करना, अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेना, सहपाठियों के साथ स्वस्थ से संबंध बनाना, आत्म छवि, आत्मसम्मान बनाना, स्वस्थ आदत जैसे स्वस्थ आहार लेना, स्वच्छता का विकास करना, कक्षाओं की विविधता की समझ बनाना, स्वस्थ सामाजिक संबंध बना सकना, समस्या समाधान, निर्णय क्षमता को विकसित करना, समय का सार्थक उपयोग करना, अपनेपन, प्रशंसा के भाव को विकसित कर पाना। फिर व्यक्तिगत सामाजिक गुणवत्ता हेतु संवेदनशीलता। जो व्यक्तिगत सामाजिक गुणवत्ता है उसके लिए भी संवेदनशीलता होना अनिवार्य है। किसी भी पारस्परिक संबंध के निर्माण व उसे बनाए रखने के लिए संवेदनशील होना बहुत जरूरी है। संवेदनशीलता का मतलब यह है कि जब आप चाहे अपने स्टाफ मेंबर के साथ अच्छे भाव रखना चाहें, उनके बीच में आप लोगों के पारस्परिक संबंध अच्छे रहें, तो इसके लिए आपके बीच में संवेदनशीलता होना चाहिए। यानी कि सामने वाले की जो तकलीफ़ है, जो उसे परेशानी है, और एक दूसरे को समझना बहुत अनिवार्य है। जब आप एक दूसरे की परेशानियों को समझेंगे, छात्र शिक्षक की परेशानियों को समझेगा, शिक्षक अपने सह साथियों की परेशानियों को समझेगा, तो इस प्रकार से जो पारस्परिक संबंध होंगे वो बहुत मजबूत होंगे। और ऐसे में इस चीज़ को भी देखना है। संवेदनशीलता में किन चीज़ों को अपन यहाँ देखेंगे कि संवेदनशीलता में जेंडर है, दिव्यांगता है, सामाजिक हानि है, मानवाधिकार जैसे मुद्दों के प्रति भी जागरूकता होना चाहिए। और संवेदनशीलता शिक्षकों
आपको निष्पक्ष तरीके से अपने छात्रों को गुणों अवगुणों को जानने, समझने, मूल्यांकन करने में हेल्प करती है। छात्रों में संवेदनशीलता का पोषण, और छात्रों में भी, अब छात्र तो छोटे होते हैं तो लेकिन उनके मन में भी कुछ ऐसी गतिविधियां करें कि जिससे उनके मन में संवेदनशीलता आए। जैसे पुराने जो सिलेबस हुआ करते थे आज से 20-25 साल पहले, कुछ ऐसी कहानियाँ होती थी, जैसे मुंशी प्रेमचंद की जो कहानियाँ होती थी, जैसे आपने पूस की रात पढ़ी होगी, तो वो एक बहुत अच्छी संवेदनशीलता की कहानी का पोषण करती है। जब उस कहानी को पढ़ते हैं और ठंड में जब किसान रात भर जाग के फसल को देखता है और फसल तबाह होती है, तो एक जो भाव पढ़ने वाले के मन में भी आता है, तो बहुत ही एक संवेदनशील भाव होता है कि किस प्रकार जो उस कहानी में बताया गया है, तो वो काफ़ी संवेदनशीलता का गुण जो है वो जो सुनने वाला श्रोता है या जो पढ़ने वाला है उसके मन में संवेदनशीलता को उत्पन्न करती है। फिर विश्वसनीयता को समझने और छात्रों में उसका पोषण करें। दूसरी चीज़ विश्वसनीयता भी है। एक विश्वसनीयता से एक बहुत अच्छा उदाहरण आता है कि आपने बहुत पहले एक कहानी पढ़ी होगी, मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम में थी, 5वीं कक्षा में थी, आज से 20-25 साल पहले, हरपाल की 5 बातें, और बहुत ही अच्छी कहानी थी। उस कहानी में विभिन्न प्रकार के गुणों के लिए डेवलप किया गया था, उसमें विश्वसनीयता भी थी, और हम कभी ऐसी बात ना करें जो किसी दूसरे को दुख पहुंचाएं, ऐसी बहुत सारी बातों का समावेश उसमें था। जो छात्र पढ़ते थे तो उसमें उन भावों का जो है अपने आप जो है पोषण हो जाता था। तो विश्वसनीयता को समझें और छात्रों में उसका पोषण करें। विश्वसनीयता भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। इसके बारे में भी आप मॉड्यूल से लिख सकते हैं, अपनी समझ को जानें। इसके बाद प्रश्नोत्तरी है, और भरोसेमंद होना काफ़ी हद तक इस बात पर आधारित है। तो छात्रों को ये जो है मेन थीम है कि भरोसेमंद होना काफ़ी हद तक इस बात पर आधारित है कि भरोसेमंद क्या होगा कि छात्रों को उनके निर्देशों के अनुसार बनाने की क्षमता है। यहाँ पर नहीं आएगा स्वयं व अन्य के विचारों भावनाओं के प्रति सत्य व ईमानदार होने की क्षमता, ये भरोसेमंद के लिए कहा गया, तो हाँ यहाँ पर आएगा। फिर छात्रों के व्यवहार में अपने मत विचार देना, छात्रों का जो व्यवहार होता है उसमें अपने मत या विचार देना चाहिए कि नहीं, तो नहीं आएगा। छात्रों का विश्वास कितनी जल्दी जीत सकते हैं, क्या बहुत जल्दी जीता जा सकता है छात्रों का विश्वास? नहीं जीता सकता, उसमें काफ़ी समय लगता है जब हम छात्रों का विश्वास जीत सकते हैं। इस प्रकार ये जो बीच में जो प्रश्न आते हैं उनको समझना भी थोड़ा सा कठिन होता है, तो वहाँ पर इनके उत्तर हैं। फिर विश्वसनीयता महत्व को समझना, हम स्वयं के बारे में अच्छा सोचें तथा दूसरों के बारे में भी अच्छा सोचें, जिससे कि हमारे अंतर संबंध मजबूत होंगे और रिश्ते भी मजबूत होंगे, लोगों के प्रति सद्भावना भी बढ़ेगी और सकारात्मक वातावरण का निर्माण भी होगा। फिर छात्रों के बीच विश्वास कैसे बनाएं, तो बहुत सी गतिविधियां हैं जो हम छात्रों के बीच में करके और उनके बीच में भी विश्वास को बना सकते हैं, जागृत कर सकते हैं। फिर व्यक्तिगत सामाजिक कौशल के रूप में प्रभावी संप्रेषण, ये संप्रेषण है यहाँ पर, तो प्रभावी संप्रेषण जो है बोलने, सुनने, पढ़ने, लिखने व प्रस्तुत करने को शामिल किया गया है। यदि शिक्षक का संप्रेषण कौशल यानी कि बोलना, कल्पना करना, लिखना, विचार समझने योग्य हैं। देखिए आप संप्रेषण में कितनी चीज़ें हैं कि बोलना भी है, कल्पना करना भी संप्रेषण है, लिखना, विचार समझने योग्य है, तो उनके विचारों को आसानी से जाना जा सकता है। शिक्षक इस बात को गौर से समझे कि जो उसके द्वारा बोला गया है तो क्या बच्चों ने उसको सही तरीके से समझा, यानी संप्रेषण सही हुआ है या नहीं, यदि नहीं तो क्यों। शिक्षक जो कहे वह सभी छात्र समझें, तभी तो संप्रेषण सही दिशा में रहेगा। जब छात्र यह पूरी तरह समझते हैं कि शिक्षक उनसे क्या उम्मीद कर रहे हैं, तभी तो वे अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। प्रभावी संप्रेषण में अभिव्यक्ति, तो एक ये वर्बल भी हो सकती है और नॉन वर्बल भी हो सकती है। वर्बल का मतलब शाब्दिक, या नॉन वर्बल का मतलब गैर शाब्दिक। प्रभावी ढंग से सुनने और प्रतिक्रिया देने का कौशल शामिल है। संप्रेषण के सभी आयामों में सुनना भी एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, सुनना और प्रतिक्रिया देना। अब हम अपने दैनिक बातचीत में 5 प्रकार की प्रतिक्रियाओं का उपयोग करते हैं, जिन्हें हम EISPU द्वारा पहचाना जा सकता है। ई का मतलब एवोल्यूशन यानी कि मूल्यांकन, फिर व्याख्यात्मक यानी इंटरप्रिटेशन, फिर सहायक है, और फिर ये गहराई से जांच, और फिर समझ अंडरस्टैंडिंग। प्रत्येक प्रतिक्रिया देने वालों के इरादे व्यवहार को बताती है। तो महत्वपूर्ण ये चीज़ आप याद रखें, EISPU यानी मूल्यांकन, व्याख्यात्मक, सहायक, गहराई से जांच और समझ, प्रत्येक प्रतिक्रिया देने वालों के इरादे व्यवहार को बताती है। गैर मौखिक का मतलब होता है नॉन वर्बल, यानी कि बिना बोले संप्रेषण से दूसरों की भावनाओं को कैसे समझोगे आप। तो संचार का मौखिक संप्रेषण और गैर मौखिक दोनों ही महत्वपूर्ण है। कहने का मतलब यह है कि आप दूसरों की भावनाओं को, फीलिंग्स को, जो है एक मनोवैज्ञानिक शिक्षक होता है काफ़ी अच्छे से इस चीज़ को समझता है। वो चेहरे के हाव भाव और उनकी आंखों में देख करके सामने वाले की ये समझ सकता है कि बच्चा
क्या सोच रहा है, क्या समझ रहा है, वह खुशी है, भयभीत है, चिंतित है, क्रोधित है, तो उसके जो भाव हैं वो चेहरे के आभाव से और उसकी आंखों में देख करके एक शिक्षक बहुत आसानी से समझ सकता है, और इनके बारे में शिक्षक उनसे चर्चा भी करेगा और उन भावों को जान करके उनकी जो भी समस्याएं हैं उनको हल करेगा। इस प्रकार गैर मौखिक जो कम्युनिकेशन होता है, संप्रेषण होता है, वह बहुत ही ज़रूरी होता है। फिर उसके बाद अपनी समझ को परखें। फिर एक प्रश्नोत्तरी फिर है कि प्रभावी संप्रेषण सुनिश्चित करने के लिए किसी व्यक्ति को केवल उक्ति पर ध्यान केंद्रित करना होगा, यह गलत है। फिर संप्रेषण मौखिक और गैर मौखिक होता है, ये सही है। डगमगाती आवाज़ से कुछ भी कहना संप्रेषण है क्या? सही है। कि संप्रेषण केवल सुनने व उत्तर देने के बारे में होता है, यह गलत है। परानुभूति, इसके बाद हम परानुभूति की बात करेंगे। परानुभूति यानी दूसरे की अनुभूति, यानी दूसरे व्यक्ति की भावनाओं को उसके दृष्टिकोण से समझना ही परानुभूति है, जैसे कि हम पहले भी इस बात को जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं। फिर चाइल्ड हेल्पलाइन सेवाओं के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि अब जो बड़े बच्चों के लिए ये एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है कि 1098 जो है निःशुल्क टोल फ्री नंबर है, जो 24 घंटे के लिए है। पूरे देश में 412 जगहों पर यह कार्यरत है। यह अप्रैल 2016 से मार्च 2017 के दौरान 1.45 करोड़ कॉल तथा अप्रैल से नवंबर तक 78 लाख से ज़्यादा कॉल यहाँ पर दर्ज हो चुके हैं। पॉक्सो एक्ट के बारे में हम जानेंगे कि पॉक्सो एक्ट जो होता है बच्चों के यौन शोषण की रोकथाम के लिए बनाया गया है, जो कि 2012 में बनाया गया है। फिर इसके बाद जो है प्रश्नोत्तरी है। प्रश्नोत्तरी आपको मॉड्यूल पढ़कर ही करना है और कोई कठिन नहीं है, बहुत सरल है। इस प्रकार ये मॉड्यूल समाप्त होता है। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करें, और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।